अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील जनाब महमूद पराचा। हिंदुस्तान में अफगानिस्तान और तालिबान का मुद्दा मौज़ूए बहस बना हुआ है और सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या तालिबान के बारे में बोलना सही है, नहीं है। तालिबान या अफगानिस्तान क्राइसिस का मुद्दा एक इंटरनेशनल मुद्दा है। इस बारे में इंडियन जर्नलिस्ट को, तज्ज़िया निगारों को, दानिश्वरों को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। उस पर बोलना कानून के खिलाफ होगा या कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, देश से देशद्रोह का मामला होगा, देश से गद्दारी होगी या गद्दारी के जुमरे में चीज़ें नहीं आती है। लोगों में कन्फ्यूज़न भी है, बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं तो मीडिया में हंगामा बरपा हो रहा है कि ये तालिबान के प्रेमी है, तालिबान से इन्हें मोहब्बत है, तालिबानी ज़हनियत के लोग हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ आज मौजूद है बातचीत करने के लिए महमूद पराचा साहब। उनसे जानेंगे कि अगर कोई इंटरनेशनल मुद्दा है, इतना बड़ा क्राइसिस है और भारत सरकार भी उस पर खामोश है, तो देश के लोगों को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्या ऐसे मामलों पर बोलना देश के खिलाफ होता है या देशद्रोह के जुमरे में आता है, नहीं आता है। मीडिया को किस तरह का रवैया अख्तियार करना चाहिए। लोगों में कन्फ्यूजन है और पता भी नहीं है बहुत सारे लोग। इसलिए हम कानून के दायरे में बातचीत करेंगे कि हमारे देश का कानून क्या कहता है और वकील साहब किस तरह सोचते हैं। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि एक बेदारी भी हो, लोगों को पता चले कैसे इशूज़ के बारे में हमारा लॉ क्या कहता है। पराचा साहब, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही कि आपसे जानना चाहेंगे कि तालिबान अफगान क्राइसिस का जो मामला है उस पर क्या भारत के लोगों को बोलने का हक है, नहीं है, अपनी राय रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो भारत जो है एक आज़ाद मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है और इसका हर एक जो शहरी है और जो सिटीजन है या नागरिक है वो इस मुल्क के का बराबर का मालिक है और स्टेक होल्डर है। तो बोलना टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे जिसमें कोई भी नागरिक ये समझता है कि भारत का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है अच्छाई के लिए या बुरा हो सकता है या कुछ अच्छा हो सकता है, तो उस पर उसको बोलना चाहिए, उसका फर्ज भी है। ये हमारा भारत का संविधान ही कहता है, आर्टिकल 51A ड्यूटी लगाता है हमें कि हमें एक साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए और दुनिया की तमाम हालात के बारे में हमें पता भी होना चाहिए और उस पर एक हमारा नज़रिया भी होना चाहिए, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए, क्योंकि आज के हालात में हर एक मुल्क एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक मुल्क में जो होता है उसका असर दूसरे मुल्क पे भी होता है, तो इसीलिए ओपिनियन रखना ताकि सरकार को ये पता लग सके। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती सरकार ये कर रही है कि किसी भी ऐसे मुद्दे पे जो एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित विषय हो और एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है और उससे फर्क भी पड़ता है हमारे मुल्क पे भी, तो सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए ताकि आम नागरिक उसके हिसाब से अपना ओपिनियन बना सके। सरकार को एक वाइट पेपर टाइप या कुछ एक स्टेटमेंट देनी चाहिए जो कि हमारी सरकार, अब देखिए दुनिया के जितने भी ताकतवर मुल्क हैं और हमारा मुल्क भी एक दुनिया का बहुत ताकतवर मुल्क है, सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक मुल्क है। हमारे नागरिकों को ये पता ही नहीं है कि हमारी सरकार का रवैया इस पे क्या है और क्या पिक्चर है जो लाइन भारतीयों को लेनी चाहिए या जो लाइन सरकार की है उससे सीख कर, उसको देखकर सरकार सही लाइन पे जा रही है, गलत लाइन पे जा रही है, या उसका कोई सुझाव दे सकता है कोई आम नागरिक, ताकि अपनी पॉलिसी उस टॉपिक पे, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे सरकार सुधार सके। ये सरकार की मैं सबसे बड़ी कमी मानता हूं कि आज तक भी हमारा देश ही एक जो सबसे ताकतवर मुल्क है पूरी दुनिया के, एक ऐसा देश है जिसने अभी तक अपनी जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं किया है, जो बहुत ही हैरानी की भी बात है और बहुत परेशानी की भी बात है। क्योंकि खास तौर पे चाइना, देखिए पाकिस्तान और चाइना में से मैं, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, कमजोर मुल्क है जो हमारा इतना बड़ा नुकसान पहुंचा नहीं सकता कभी, लेकिन चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसकी हर एक पेशकदमी पे हमको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की फलाह बहबूद और उसकी ताकत और हमारे देश के नागरिकों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इस बात पे मुनस्सर करती है कि चाइना जो है हमारे साथ कितनी जगह हम चाइना को कम्पीट कर सकते हैं, कितनी जगह चाइना हमें कम्पीट करके पीछे कर रहा है। तो चाइना ने भी अपना एक स्टैंड क्लियर कर लिया, रशिया ने कर लिया, यूएस ने कर लिया, सब कंट्रीज ने कर लिया, हमारा कोई स्टैंड नहीं है। तो ये गलत बात है सरकार की। लेकिन महमूद पराचा साहब, आप कह रहे हैं कि सरकार ने अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है, सरकार खामोश है। सरकार बोले ना बोले, लेकिन जो हमारे देश की मीडिया है
उन्होंने एक स्टैंड वाज़ेह कर दिया है कि तालिबान दहशतगर्द हैं और उसके बारे में जरा बराबर भी कोई बात बोलना जुर्म है, देश से गद्दारी है। मैं ये समझता हूं ये मीडिया देश से गद्दारी कर रही है। अफगानिस्तान में बहुत ध्यान से सुनने की बात है, अफगानिस्तान में दुनिया का लिथियम का सबसे बड़ा जखीरा है। ये बात भूल जाइए कि अफगानिस्तान के लोगों में और भारत के लोगों में सैकड़ों साल की दोस्ताना रिलेशनशिप है, सैकड़ों साल के एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। ये बात भूल कर भी मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ कमर्शियल नजर से भी देखा जाए, मुल्क की सतह की नजर से देखा जाए, अभी हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना कि हमें ग्रीन एनर्जी करनी है, हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम करने हैं। लिथियम और कॉपर के सबसे बड़े जखीरे दुनिया के अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान एक ऐसी ज्योग्राफिकली ऐसी जगह लोकेटेड है जिससे इंडियन ओशन से अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं लैंड से, अगर आप जो रशिया है, जो CIS कंट्रीज हैं और जो यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप है, उससे आप अगर ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, अपना ट्रेड इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अफगानिस्तान एक क्रूशल कंट्री है। भूल जाइए हमारे दोस्ताना रिश्तों को। लोगों के बीच में जो सत्ताएं होती हैं, कोई सरकारें होती हैं, उनके बीच में संबंध नहीं होते हैं मुल्कों के, मुल्क के लोगों के बीच में संबंध होते हैं। अफगानी जो हैं हमारे देश के, भारतीयों के बड़े पुराने मित्र हैं और अच्छे बुरे में हमारा साथ दिया और हमने उनका साथ दिया है। अफगानी जनता ने, अफगानी लोगों ने, पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पीपल ऑफ इंडिया आर फ्रेंड्स। उसको भी भूल के मैं आपको बता रहा हूं, चाइना इस वक्त वहां पर जो लिथियम की वहां की जो माइनिंग है उसमें पेशकदमी कर रहा है। तो जारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनेंगे, जितनी ये मोबाइल फोन की इंडस्ट्री है उसकी बैटरीज बनेंगी, जो आने वाला वक्त है कॉपर और लिथियम पे बेस्ड है, तो इंडिया का कोई वहां पे स्टैंड ही नहीं है। तो एक आम नागरिक, मैं एक आम नागरिक हूं, मुझे इस बात का पूरा शक है कि ये जो भारतीय मीडिया है, जो गोदी मीडिया कहलाती है, वो चाइना की मदद कर रहे हैं इसमें। हमारे देश के जो संबंध हैं, अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से भी ज्यादा, चाइना से भी ज्यादा ये चाहेंगे कि भारत उनके साथ बिजनेस रिलेशन करे। वो ये चाहेंगे कि लिथियम और कॉपर और जो दूसरे फायदे किसी और देश को मिल सकते हैं, सबसे पहले वो भारत को दे। तो ये कौन सी साजिश है चाइना को मजबूत बनाने की? इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सरकार को इस पे अपना रवैया क्लियर करना चाहिए। ये तो एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो इंडियन मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया लोग कह रहे हैं, ये भारतीय हुकूमत को फायदा पहुंचाने की बजाय इनडायरेक्ट वे में लोग चाइना की मदद कर रहे हैं, चाइना को फायदा पहुंचा रहे हैं और देश से गद्दारी कर। वाकई पॉइंट करने की बात है, सोचने की बात है। और जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें भी हम दावत देंगे कि आप इस पर सोचिए कि पराचा साहब जो बात कह रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है। क्या वाकई मीडिया के इस रवैये की वजह से चाइना की मदद हो रही है? पराचा साहब, पहले एक लीगल पहलू जरा जानेंगे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भारत कहता है कि दहशतगर्द है। पुराना मौक़िफ़ है, लेटेस्ट में कुछ उसके बारे में नहीं कहा, लेकिन पुरानी बात थी कि वो दहशतगर्द है, उसकी हुकूमत भी बनी, भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया, तस्लीम नहीं किया। अब अगर दोबारा वो लोग सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं और भारत सरकार ने उस पर कुछ नहीं बोला है, तो क्या देश के लोगों को उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, उसे दहशतगर्द ही मानना चाहिए, दहशतगर्द के अलावा कुछ और उसके बारे में नहीं कहना चाहिए? सबसे पहली बात जो मैंने आपको पहले भी कही, सरकार को अपना रवैया क्लियर करना चाहिए ना। अंधेरे में रखकर भी सरकार चाइना की मदद कर रही है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर जो भी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क हैं, कम से कम उन्हें तो अपना एक स्टेक रखना चाहिए, ताकि अफगानिस्तान के लोगों की, चाहे तालिबान के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मेरा अपना एक नजरिया हो सकता है उनके बारे में, सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन पीपल ऑफ अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है। और तालिबान ने खुद कहा है और उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो कि दुनिया शायद पकड़ नहीं रही है, जिसको पकड़ना चाहिए इंटेलिजेंट लोगों को। मैं अभी उस पर आऊंगा, लेकिन बुनियादी बात यह है कि भारत सरकार को क्लियर करना चाहिए ना कि ये हम चाहे अपना नुकसान करने की पॉलिसी बनाए, कोई पॉलिसी तो बनाए कि हमें अफगानिस्तान को बिल्कुल नेगेट करके चलना है और हम अफगानिस्तान से उसको एक एनिमी नेशन डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उससे क्लैरिटी आएगी। या उसे हम दोस्त मुल्क डिक्लेयर करना चाहते हैं, या अभी हम बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, हम अभी वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन हम अफगानिस्तान के लोगों से, अफगानिस्तान कंट्री से किसी भी हालत में, ये मेरा अपना ओपिनियन है और मैं समझता हूं ये सही ओपिनियन भी है, अफगानिस्तान की एज अ कंट्री से, और इंडिया ने वहां पे कितने $1 बिलियन लगा रखे हैं, कोई
ये आम नागरिक के खून पसीने की कमाई वहां लगा रखी है, हम लोग छोड़ दें बिल्कुल। किसी के क्या कहिए, सरकार जो 5 साल के लिए बनती है, किसी भी पार्टी की सरकार बनती है, वो अपने, अगर उसके जो लीडर्स हैं वो अकलमंदी से काम नहीं कर रहे तो क्या देश की जनता अपना पैसा जाने देगी, जो मेहनत की कमाई है हमारी? तो और तालिबान ने एक महत्वपूर्ण बात कही है जो पूरी दुनिया को समझनी चाहिए। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि बंदूक के जोर पे नहीं हम उन पे कब्जा कर रहे हैं, बंदूक के जोर पे कब्जा नहीं हो सकता था। और ये बात सच भी है। अफगानिस्तान के लोग बहादुर लोग हैं, कोई तालिबान हो या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो। अमेरिका जैसी कंट्री को, रशिया जैसी कंट्री के आगे जो लोग नहीं दबे, तालिबान के आगे दब जाएंगे वो। तो भरोसा रखना चाहिए अफगानिस्तान की जनता पे। और तालिबान या कोई भी हुकूमत अफगानिस्तान में बनेगी तो जिस तरह के लोग वहां के बहादुर हैं और जिस तरह के इंसाफ पसंद लोग वहां पर हैं, अगर ईमानदारी, बराबरी और इंसाफ, जो वो अभी इस्लामिक इमारत कह भी रहे हैं अपने कंट्री को, इमारत इस्लामी अफगानिस्तान, इस्लामी अफगानिस्तान कह रहे हैं, तो इस्लाम की बुनियादी जो सोशल मैसेज है, जो सिविक मैसेज है, वो क्या है? इंसाफ और बराबरी। अफगानिस्तान के बहादुर लोग, जो भी कोई सरकार होगी वहां पे, अगर इंसाफ नहीं करेगी, बराबरी से नहीं चलेगी सबके साथ, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो अलग अलग उनके एथनिक ग्रुप्स हो, तो अफगान के बहादुर लोग उसको नहीं टिकने देंगे। और अब तालिबान इस बात को मान रहे हैं, हालांकि बज़ाहिर ये देखा जाए तो वो इतनी बड़ी विक्ट्री जीत के आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने शुरू में ये बात कही है, उनके एक तर्जुमान साहब को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा है कि बंदूक के जोर पे कोई कब्जा नहीं कर सकता है। ये सब लोग हमें वेलकम कर रहे हैं, लोग हमें, और लोगों ने खुद हमें वेलकम किया है, तो वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि वो ताकत के जोर पे नहीं आ रहे हैं और वो अपने आप को ताकतवर नहीं बता रहे हैं। तो इस बात को, महत्वपूर्ण बात है, इसको नजर में रखना चाहिए। तालिबान को लेकर के मीडिया चैनल में जो खबरें चल रही है कि तालिबान का पिछला रिकॉर्ड सही नहीं है, वो औरतों के राइट्स का वायलेशन करते हैं, बच्चों को पढ़ने से रोकते हैं, बुनियादी हुकूक का एहतराम नहीं करते हैं, इसलिए इंडिया उनके साथ हाथ नहीं मिला सकता है और इंडिया की वहाँ सरमायाकारी है वो ज़ाय हो जाए उससे मतलब नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो उसूलों पर चलता है और हमारा उसूल ये है भारत का कि वो दहशतगर्दी के साथ किसी भी हाल में समझौता नहीं कर सकता। ये इंडियन मीडिया का रवैया है जिसको अनऑफिशियल कुछ लोग कई मरतबा बीजेपी का स्पोक पर्सन भी कह देते हैं। मेरा ये बहुत मजबूत शक है और इसके लिए मैं बार बार आवाज उठा रहा हूँ कि गुजराती, जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, उनकी सांठगांठ चाइनीज कंपनी से, चाइनीज जो सीपीसी का उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे देश पे कब्जा रखती है, उसके साथ उनकी बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्टर हैं। वो हमारे देश की पॉलिसी को चाइना के सामने कमजोर करके पेश करते हैं। चाइना का सही तरीके से हम ना इकोनॉमिक फील्ड में, ना डिफेंस की फील्ड में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए कितनी मजेदार बात आप अभी बता रहे हैं, मतलब शर्म की बात है एक तरह से कि हमारी इन्वेस्टमेंट वहां चली जाए, 5 बिलियन से ज्यादा जो डॉलर्स हमने दिए वो चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इनका फायदा चाइनीज कंपनीज के साथ मिलकर हो रहा है, लेकिन देश को फर्क पड़ रहा है, देश को बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। जो अफगानी लोग, अफगान कंट्री भारत के साथ सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहती है, हम उससे बात नहीं करें अभी। ये मेरा ओपिनियन है, सरकार को इस पे लेना चाहिए। मैं एक और सबक जो है अफगानिस्तान से जो हम सबको सीखना चाहिए, सब कंट्रीज को सीखना चाहिए, और आपने कहा ना कि पहले उनका रवैया ऐसा था, तो पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान बनाने से पहले मनुवादी जो प्रैक्टिसेस थी वो देश में फॉलो होती थी। संविधान बना, हम लोगों ने, हमारा देश तो इतना महान देश है, हमने चेंजेस लाए अपने अंदर। तो संविधान बनने के बाद कितने बड़े बड़े चेंजेस आए, सब लोग एक्सप्लेन कीजिए जरा सा उन चेंजेस को। ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो छुआछूत खत्म हुई। हमारे देश में छुआछूत मानी जाती थी। बाबा साहब कहते थे कि मैं अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट करता हूं, देश के संविधान ने वो बदल दिया। ये पुरानी बात थी। नई बात थी, रिजर्वेशन लाए बाबा साहब, ताकत देने के लिए कमजोर तबकों को। महिलाओं के लिए मजबूत कानून लाए। भारत में क्या महिलाओं के साथ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट पहले होती थी, खुले, मतलब तब तो कोई कानून भी नहीं था उसे रोकने के लिए। ट्रीटमेंट आज भी अच्छी नहीं हो रही है SC ST OBC और माइनॉरिटीज के साथ, और महिलाओं के साथ तो ट्रीटमेंट आज भी भारत में भी अच्छी नहीं हो रही। परंतु उससे पहले तो कोई कानून भी नहीं था इसके खिलाफ। ये सब हमारा संविधान लाया है। तो सब लोग, भारत ने जब इंप्रूव किया है, इतनी महान कंट्री है हमारी, हम तो उसको दुनिया की सबसे महान कंट्री मानते हैं भारतीय होने की वजह से। तो जब जो सबसे महान कंट्री है उसने अपने चेंजेस लाए, तो कोई भी चेंज ला सकता है। आदमी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी देश को
उसके लोगों से तोला जाना चाहिए, नापा जाना चाहिए, और उसके लोगों से उनका क्या बिहेवियर है उससे तोला जाना चाहिए, नापा जाना चाहिए। और एक बात जो अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि क्या सबक मिले हमें अफगानिस्तान से। एक तो डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जो अपने लीडर्स चुने जाएं वो सोच समझ के चुने जाएं, बुज़दिल लालची लोगों को ना चुना जाए। और ये हर एक डेमोक्रेसी को, भारत में भी इस बात को इससे सीखना चाहिए हमें, भारत में भी। अब जो गनी साहब थे वो कितनी जल्दी छोड़, अशरफ गनी साहब जो थे, जो प्रेसिडेंट थे, जो दुनिया के सामने ऐसी पिक्चर पेश कर रहे थे कि उनसे बहादुर कोई व्यक्ति दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, और वो बड़े चमत्कार कर देंगे और वो भगा देंगे सबको, और वो जो काम अमेरिका नहीं कर पा रहा वो कर दिखाएंगे, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। आप देखिए हमारे यहाँ भी बहुत लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, झूठा जादू सा फैलाते हैं अपने बातों से, लेकिन पहली साइन ऑफ ट्रबल पे वो अपने जूते छोड़ के भाग गए। जूते तो नहीं कहने चाहिए, जूते तो ले ही गए, लेकिन वो रशियन टीवी ने करीब $20 मिलियन वो इसलिए छोड़ गए कि उनके जहाज में जगह नहीं थी वजन उठाने की, बैग्स। तो जो पैसे लेके भाग गए अशरफ गनी साहब, ऐसे लीडर्स से होशियार रहना है, उनकी मीठी और झूठी बातों में, झूठे वादों पे, जुमलों पे भरोसा नहीं करना है। वोट देना है तो बहुत सोच समझ के देना है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में भी क्या अशरफ गनी जैसे लीडर हैं क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत है, मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ। ये कौन है वो? ऐसी बातें करके ऐसा पिक्चर पेश करते हैं अपनी कि जैसे इनसे महान कोई व्यक्ति है ही नहीं, जैसे अशरफ गनी साहब ने किया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अभी वो टॉपिक नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो उससे फिर यही डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ये कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अभी सब जानते हैं कौन जुमले कौन बोलता है, और कौन खुद कहता है तो जुमला था। तो अब जो अशरफ गनी साहब ने बोला वो भी जुमला ही था ना, भाग गए। देश की जनता को जिन्होंने उन्हें चुन के भेजा उसको छोड़ के भाग गए, शर्म आनी चाहिए ना। मुश्किल वक्त आया, छोड़कर भाग गए, और उन्हीं की वजह से अफरा तफरी मची हुई एयरपोर्ट पर, सब लोग डरे। अभी एक वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वहां पे जी, वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन वो छोड़ के तो नहीं भागे। मैं गैर जानिबदाना तरीके से बता रहा हूं, उनकी इज्जत होनी चाहिए। देश में मौजूद है, लोगों को हौसला दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब वो उनका नजरिया गलत हो सकता है, सही हो सकता है, इस पे डिबेट हो सकती है, वो वक्त बताएगा, या डिबेट भी हो सकती है, लेकिन छोड़ के तो नहीं भागे। बिल्कुल बेशर्मी की इंतहा है ना ये। अब आगे सुनिए दूसरी चीज, एक तो लीडर्स बहुत ध्यान से चुनने चाहिए, और करप्शन, और ये जो अभी हुकूमत बन रही है अफगानिस्तान में भी, वो भी इस बात को ध्यान रखे। करप्शन सबसे बड़ा जहर है अफगानिस्तान में। जो 2 बिलियन से ज्यादा, अभी रफीक जकरिया साहब का जो प्रोग्राम मैंने देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि $2 ट्रिलियन, यानी कि 100 लाख करोड़ डॉलर्स, मतलब 200 लाख करोड़ डॉलर्स अमेरिका ने इसमें अफगानिस्तान में दिए। बहुत सारी जो सर्वेज हैं वो 300 लाख करोड़ डॉलर्स, रुपए नहीं डॉलर्स, उसको 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हम लोग हिसाब में भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इतने पैसे अमेरिका ने डाल दिए वहां पे, करप्शन का बाजार गर्म हुआ वहां पे। अफगानिस्तान के लोगों पे अमेरिका के लोग ये एहसान थोप सकते हैं कि हमने इतना पैसा दिया, और अमेरिका की गवर्नमेंट ने उनका पेट काट कर, अमेरिका की इकोनॉमी को खराब करके यहां इतना पैसा झोंका। तो क्या वो पैसा जमीन पे गया, या अमेरिकन ऑफिसर्स, अमेरिकन लोग, कुछ अमेरिकन लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा खा गए, और अफगानिस्तान में भी वो पैसा खा लिया गया, जमीन पे नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक दूसरी बड़ी बात है। करप्शन से दूर रहना बहुत जरूरी है। जो भी सरकारें करप्शन करेंगी वो उनसे बुरी सरकार कोई नहीं हो सकती, वो लोग उनसे बुरे लोग कोई नहीं हो सकते। तो भारत में भी लोग इन 2 चीजों का ध्यान रखें। बहादुर लोग और जो झूठे लोग हैं उन्हें ना चुने, बड़े बड़े जुमले लोगों को, बोलने वालों को ना चुने, और करप्ट लोगों को ना चुने, वरना अंजाम वही होगा। अब जो ये लोग भाग रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये जो बज़ाहिर नजर आता है ऐसा, और सबसे भी उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, भाग कहां से रहे हैं? भाग रहे हैं एयरपोर्ट से ना। एयरपोर्ट की पिक्चर्स दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट आज भी किसके कब्जे में? अमेरिका के कब्जे में। अमेरिका की फौज किसे दी जा रही है? तालिबान को। तो ये जायज बात है।
अच्छा, जो मौत हुई है, 12 हलाकत हुई है, वो अमेरिका की फायरिंग से हुई है, अमेरिकी एयरफोर्स की फायरिंग से। तो और गाली किसे दी जा रही है? तालिबान को। ये है चाइनीज एजेंट जो गाली दे रहे हैं उनको, जो आज भी सच छुपा रहे हैं ताकि चाइना को मदद हो सके। चाइना वहां पे इंडिया में माहौल बना रहे हैं ऐसा कि हम लोग जाए नहीं वहां। तालिबान जब वहां पर आएंगे उनको ब्लेम किया जाएगा ना। अभी जो जो जहाज उड़ा, जिसका पूरे दुनिया में दिखाया जा रहा है कि 2 लोग गिर गए, वो सिर्फ और सिर्फ गलती उस पायलट की थी। उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए मर्डर का, 2 लोगों के मर्डर का। जो पायलट उसे जहाज को, सारे प्रोटोकॉल्स जो जहाज के, जो खलाई, जो और जो बर्राई जो कानून है, उनको तोड़कर उसने फ्लाइट टेक ऑफ की, 2 लोग मरे, उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। जो लोग इसका कोई चर्चा नहीं है। तालिबान बगैर एक कतरा खून बहाए काबुल में दाखिल हुए तो उनको ब्लेम किया जा रहा है। वहां अमेरिकी एयरफोर्स की फायरिंग से 12 मौत हुई, उस शख्स की मौत, इस पर कोई चर्चा नहीं, ना मीडिया में ना कहीं। किया जाए या नहीं किया जाए, वो तो खुद इस बात को कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम तलवार के जोर पे या बंदूक के जोर पे गए। वो कह रहे हैं कोई नहीं जा सकता बंदूक के जोर पे या तलवार के जोर पे। वो खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं और ये बात दुनिया भर तस्लीम कर रही है। ये बात 2 और 3 ट्रिलियन डॉलर्स आने के बाद अफगान फौज को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। वो लोग, मैंने आज भी एक अल जजीरा पे विटनेस करके प्रोग्राम आता है, मैंने देखा, अभी मैं थोड़ी देर पहले वो देख रहा था। उसमें दिखाया है कि किस तरीके से 9-9 महीने तक तनख्वाहें नहीं मिल रही थी उनको। वो लोग कह रहे थे कि मैं अपने देश के लिए मर सकता हूँ। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो अफगान फौज भी थी, वो लोग ये कह रहे थे कि हम अपने देश के लिए मर सकते हैं, लेकिन ये करप्ट पॉलिटिशियंस के लिए नहीं मरना। एक खतरा नहीं मांगना मैं खून का। तो करप्शन जो ये सरकार की तीसरी बड़ी बात है कि कितने % वोटिंग हुई थी जिस इलेक्शन से अशरफ गनी साहब, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। उसको प्रोजेक्ट करना आर्टिफिशियली एक करप्शन का बाजार गर्म करने के लिए अमेरिकन मीडिया ने, और जो वेस्टर्न मीडिया है, जो जायनिस्ट मीडिया है, जो यहूदियों की मीडिया है, यहूदियों में भी जायनिस्ट जो है, बहुत ध्यान से समझने की बात है, उसने एक माहौल बनाया। $3 ट्रिलियन अमेरिकन जो पीपल थे, जो अमेरिकन लोग थे, उनके हड़प लिए करप्शन में और ब्लेम डाल दिया तालिबानियों पे, अफगान के लोगों पे, अफगानियों पे। ये साजिश होती है जिसको समझना बहुत जरूरी है। और इस सब में अब देखिए अमेरिका भी भाग रहे हैं, और अमेरिका के साथ अब एक और नया काम हो रहा है कि मैं आज देख रहा था खबरों में, जो बहुत जरूरी है हमारे लोगों को समझना, कि जो इजराइल है, वहां की ज़ायनिस्ट जो ताकतें हैं, वो अमेरिका उनसे एक शिकायत कर रहा है कि आप यहाँ पर चाइनीज कंपनीज को क्यों ला रहे हैं, अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी मदद से जो आपने हासिल की है वो चाइना को बेचने के लिए उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ को लगा रहे हैं। तो ये खासियत है ज़ायनिस्ट फोर्सेस की, ज़ायनिस्ट लोगों की, यही खासियत है मनुवादी लोगों की। तो अमेरिकन लोग भी अब समझ रहे हैं कि ज़ायनिस्ट जो फोर्सेस हैं वो उनको धोखा देके चाइना की गोदी में भी बैठ सकती है। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न चाइना है हमारे देश के लिए, तो हमें चाइना का हर फील्ड में मुकाबला करना है, और उसके लिए अफगानिस्तान एक बहुत जरूरी कंट्री है। अफगानिस्तान के लोग जो हमारे दोस्त हैं, अफगानिस्तान के लोग, उनके साथ हमें अपनी दोस्ती निभानी भी है, उनकी मदद करनी है, उनको मजबूत बनाना है, और उनकी मदद से हमें मजबूत बनना है। चाइना को वहां पे घुसपैठ नहीं करने देंगे। पराजय साहब, एक बात ये जानना चाहेंगे, पीछे की तरफ लौटते हैं, कि 2-3 लोगों ने बयान दिया है तालिबान को लेकर के, एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। उनके बयान का मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा है, उनको ट्रोल किया जा रहा है। एक शफीक रहमान बर्क साहब के खिलाफ तो सेडिशन का केस कर दिया गया है, मुअज़्ज़ज़ नुमानी साहब के बयान पर चर्चा है, इधर मुफ्ती मुकर्रम साहब ने बयान दे दिया, मनोवर राना का बयान आ गया। मतलब जो लोग भी बोल रहे हैं, एक लफ्ज भी लिख रहे हैं पॉजिटिव जरा सा भी तालिबान को लेकर के, उन सब को लेकर कहा जा रहा है सब अफगानिस्तान चले जाएं, वहीं इनको रहना चाहिए, हिंदुस्तान में हक नहीं है रहने का। क्या कहेंगे? क्या इन लोगों का कहना वाकई इलीगल है, कानून के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल इलीगल नहीं है, और इन्हें बोलना चाहिए। इनकी एक खास जो हमारे मजहबी कायद हैं, और योगी जी ने देखिए क्या मजेदार काम किया है, एक एटीएस का सेंटर देवबंद में बना दिया। देवबंद में बना दिया उन्होंने। जैसे मतलब हंसी आती है ऐसी हरकतों पे, किस तरीके से ये वही जुमलेबाजी है ना। ये भी देवबंद में एटीएस का सेंटर बना, क्या वहां पुलिस फोर्स ऑलरेडी नहीं है? क्या पहले से मौजूद है? मतलब जो सरकारी सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो सरकारी तंत्र है, वो वहां पहले से मौजूद है। एक ड्रामेबाजी करना कि हमने एक एटीएस के 15 लोग वहां के जगह देख ली है, एक सेंटर बना देंगे, उससे कुछ होगा, ये सब देश का नुकसान करने वाली बात है।
जो हमारे मजहबी रहनुमा है, खास तौर पे जब ये कहा ही जा रहा है, आज चाहे अच्छे में या बुरे में, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, उसकी एक अलग डिबेट हो सकती है। आप मुझसे पूछे तो मैं तालिबान के बारे में मेरे क्या विचार है मैं डिटेल में बता सकता हूँ, उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, गुरेज नहीं। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि देवबंद से जो बहुत सारे जो तालिबान है वो देवबंद से पढ़ के गए हैं और देवबंद से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई देश के लिए हित के लिए काम करना चाहता है तो इस वक्त देवबंद, हम देवबंद के गुड ऑफिसेस इस्तेमाल करके तालिबान से बेस्ट डील लेंगे। अगर आने वाले टाइम में वही सरकार बना रहे हैं तो भारत के लिए क्या बेस्ट डील लेने के लिए हमें देवबंद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ये होगी देशभक्ति की। देश से गद्दारी की बात ये होगी कि हम चाइना की मदद करें और तालिबान को गाली दें, जबकि भारत सरकार गाली नहीं दे रही है। दुनिया के किसी देश ने भी तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जहां तक मेरी नॉलेज है, डिक्लेयर नहीं किया। अभी भी जो लोग पढ़े लिखे हैं वो यूएपीए का जो कानून है हमारे देश का, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, वो 1967, उसको खोल लें नेट पे, उसमें एक लिस्ट है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसको 2019 में एडिशन भी की गए 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस की और इंडिविजुअल्स की, उसमें देख लें तालिबान का नाम है क्या कहीं। भारत सरकार को कौन रोक रहा था? इतनी कई सरकारें, कांग्रेस की भी सरकार गई रही, यूपीए की सरकार रही, और ये हमारे मोदी जी की सरकार जो एक तरह से आरएसएस की सरकार है, उनकी भी सरकार रही। कभी तालिबान को उसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं रखा? तो ये सब चीजें हैं जो सरकार स्टैंड नहीं ले रही। वो जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो चाइना की मदद करना चाहते हैं, वो लोग करवा रहे हैं। देखिए उसी प्रकार से एक और एग्जांपल, तो अगर हमें कोई जायनिस्ट फोर्सेस से इजराइल में कोई मदद लेनी है, ये भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए नागपुर का, मनुवादी लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे देश में मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। अगर उनसे कोई काम कराना है हमें, तो ये हमारा एसेट बन जाएंगे उस वक्त मनुवादी, कि हमें जायनिस्ट फोर्सेस जो कि उनके एक तरह से भाई हैं, उनसे मदद लेनी है अगर हमें कोई, तो हमें मनुवादियों को प्रयोग करना चाहिए, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। तो देश के भलाई के, अगर चाइना के बॉर्डर पे कुछ लोग रहते हैं, अगर हमें चाइना से कोई फायदा उठाना है तो ऐसे लोग जिनके संबंध चाइना से हैं उनको प्रयोग करना चाहिए। मैं एग्जांपल देके आपको समझा। तो बिल्कुल देश की भलाई के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। हमारा देश वर्ल्ड लीडर बनने के कगार पर है, हम सबसे मजबूत देश बनने के कगार पर हैं। अगर हमारी लीडरशिप ठीक से काम करेगी, हमें इसी बात का सबसे बड़ा अफसोस है। तालिबान के बारे में आपकी क्या सोच है? तालिबान, क्या आप उसको सही मानते हैं? तालिबान को फिक्र क्या है आपकी? मेरी फिक्र एक ये है कि उनकी बहादुरी के बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन बहादुरी एक आयाम है, और अगर मजहबी नजरिए से भी देखा जाए तो बहादुरी अगर कंपैशन, प्यार, मोहब्बत, बराबरी और इंसाफ की को मजबूत करने के लिए है, तो वो बहादुरी जो है अच्छी बहादुरी है। वरना बड़े बड़े बहादुर आए और बड़े बड़े बहादुर और जो है पस्त हो गए, जमीन पे बिछ गए, उनकी कोई आज नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन जो बहादुर लोग इंसाफ और बराबरी सबके लिए एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकतवर करना चाहते हैं उसको, इंसाफ और बराबरी, वो बहादुर अच्छे बहादुर होते हैं। वरना बहादुरी तो बहुत गलत लोगों को भी बहुत बहादुरी होती है। तो ये टेस्ट आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इस्लामिक नुक्ते नजर से इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए तालिबानी अपनी बहादुरी और अपनी जहानत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये तालिबान कोई ऐसा भी नहीं है कि ज़हीन लोग नहीं है, जो इनकी एक पिक्चर ये भी प्रोजेक्ट की जाती है कि वो शलवार कमीज में बंदूक लेके घूम रहे हैं। एक बहुत ही ऐसी पिक्चर पेश की जाती है कि जैसे वो कोई ज़हीन लोग नहीं। ये अमेरिका भी मान रहा है, अमेरिकन फौज जो कि इतनी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, वो उनको, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस तो इनके सामने नाकाम हो गई। अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि 90 दिन लगेंगे उनको काबुल पहुंचने में, और ये 24 घंटे से कम वक्त में पहुंच गए। तो जो देखने में जैसे भी हैं, ये है बहादुरी और जहानत का जो वेशभूषा होनी चाहिए, ये बात तो है। लेकिन अगर इंसाफ और बराबरी से काम नहीं करेंगे तो बड़े बड़े बहादुर आए, वक्त ने देखा है। और खुद जो एक ताकत है जो कि दुनियाई ताकतों से सबसे ऊपर है, वो खुद इलाज कर देगी इनका। अगर ये इंसाफ और बराबरी से नहीं चलेंगे तो उस ताकत के आगे तो किसी की नहीं चलती। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गए। तो ताकत और जहानत का इस्तेमाल इंसाफ बराबरी के लिए होगा तो इनके बारे में मेरी राय अच्छी होगी। अगर ये ताकत और अपनी जहानत का इस्तेमाल इंसाफ के खिलाफ काम करेंगे तो हम लोग इनके खिलाफ होंगे। अगर ये सबकी बराबरी के खिलाफ काम करेंगे तो
तो हम लोग इनके खिलाफ होंगे। और हम भी तो कोई कमजोर लोग नहीं है ना, हम भी किसी से नहीं डरते हैं। तो चाहे तालिबान हो या कोई भी हो, अगर वो इन दोनों चीजों के खिलाफ जरा सा भी काम करेंगे, हम उनके खिलाफ बोलेंगे। अगर वो इनके हक में काम करेंगे तो हम उनसे खुश होंगे और हम उनकी तारीफ भी करेंगे। तालिबान लीडरशिप का जो स्टेटमेंट आ रहा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, औरतों को हिस्सेदारी देंगे, पहले की तरह कुछ भी नहीं करेंगे, इस पर आपको कितना भरोसा है? जुमलेबाजी नहीं, जो नजर आएगा। ये तो मतलब अभी जो कह रहे हैं क्या वो जुमलेबाजी है यार? चाहे हमारे देश के बड़े लोग करें, चाहे जो अभी नए जो लोग अभी पूरी दुनिया में जिनका एक धाक बनी है तालिबान की, वो लोग करें, जुमलेबाजी से नहीं चलने वाला। करके दिखाएंगे तो हम इनकी इज्जत करेंगे, बेशक इनकी इज्जत करेंगे। नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ खड़े होंगे। हमारे से कोई ओपिनियन पूछा जाएगा तो हम इनके खिलाफ ओपिनियन देंगे। एक आखिरी सवाल, तालिबान को रूस ने तस्लीम कर लिया, चाइना ने तस्लीम कर लिया, पाकिस्तान में भी कर लिया, ईरान ने भी कर लिया है, अमेरिका ने भी खुलकर के कुछ नहीं कहा, यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ह्यूमन राइट्स का एहतराम करेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे, इंडिया भी चुप है। तो क्या आपको लगता है कि आलमी सतह पर एक दूसरा ब्लॉक बन रहा है अमेरिका के अलावा, जिसमें चाइना रूस शामिल है, और ये ज्यादा मजबूत हो रहा है, और हमारा मुल्क इस ब्लॉक में कहाँ छूट गया है? मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे सबसे ज्यादा चिंता, और होनी भी चाहिए और सही है, चिंता अपने देश के बारे में है कि हमारे देश के की जो सरकार है वो जो अपना एक जो जिसे कहना चाहिए एक रिलैक्स्ड रवैया और एक लापरवाही वाला रवैया जो इख्तियार कर रही है इस सारे उसमें, हमारे देश को उस पर बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये इतना बड़ा नुकसान, और भी ज्यादा बड़ा नुकसान इसलिए कि अफगानी जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा पसंद भारतीयों को करते हैं। तो हमारा तो सबसे ज्यादा वहां पर इज्जत की जाएगी, हमारी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी, हमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है वहां। फिर भी हम उन सारे फायदों को जाने दे रहे हैं, कोई भी पॉलिसी नहीं बना रहे। चलिए हमें खिलाफ ही पॉलिसी बनानी है तो, लेकिन वो तालिबानी है ना, अफगानी के साथ अब तालिबानी आ गए हैं वहां, इसलिए भारत उनसे पीछा छुड़ा रहा है कि वो तालिबानी है। पिछला रिकॉर्ड उनका सही नहीं रहा, हो सकता है वो भारत पर भी हमला कर दें, कश्मीरी में अस्कर पसंदों को भेज दें। नहीं, यही मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी जो उनकी भी अगर वो जुमला हो सकता है, ये वक्त बताएगा। उन्होंने कहा है हम किसी भी मुल्क के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और उसके लिए भी अगर देखिए ये खदशा एक है भी, जो एक डर है भी, तो अगर हमारे देश के उनसे अच्छे संबंध होंगे, पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत संबंध हमारे होंगे, और जिसकी एक जो बुनियाद है या जिसकी एक पॉसिबिलिटी है वो बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे हो ही नहीं सकते, ये मेरा मानना। आज नहीं तो कल पाकिस्तान में भी तो एक करप्शन की इंतहा से भी ज्यादा, भारत से भी ज्यादा करप्शन वहां है। तो जब करप्शन बीच में आएगी, सबसे पहली चीज तो वही आएगी बीच में, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी रिश्ते बिगड़ने तय हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे, 1% भी शक नहीं। लेकिन क्या उन रिश्तों के बिगड़ने की वजह से वहां चाइना घुस जाए तो हमें क्या हिंदुस्तान जो अब तक चुप है, कोशिश नहीं कर रहा बातचीत करने की, का इसकी वजह अमेरिका का दबाव है, या हिंदुस्तानी देख रहे हैं कि अमेरिका उनके साथ नहीं तो हमें भी साथ नहीं रहना चाहिए? अमेरिका तो जैसे आपने खुद ही उसकी तर्जुमानी बहुत अच्छी से की, एक वीक ब्लॉक बनने की तरफ बढ़ रहा है। हमें अपने दोस्त भी आप होशियारी से चुनने चाहिए। चाइना से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, ये बात साफ है, क्योंकि हम दोनों कॉम्पिटिंग कंट्रीज हैं। मतलब अगर गैर जानिबदारी से भी सोचा जाए तो हमारी उनसे दोस्ती होनी बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल ही है बराबर। तो और अमेरिका इस वक्त कमजोर हो रहा है, और अमेरिका तो खुद तालिबान के साथ सबसे पहले रिश्ते किसने बनाए? दोहा में सबसे पहले बातचीत कौन कर रहा था? अमेरिका ने की। अमेरिका तो उनके साथ है ही, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो भी वो पोस्टरिंग कर रहे हैं आज भी, क्या तालिबान की मर्जी के बगैर वो एयरपोर्ट कंट्रोल कर रहे हैं अमेरिकन? बताइए आप मुझे। बिल्कुल, तालिबान ने कहा है कि, और वो कह भी रहे हैं, अमेरिका का बयान आया है कि तालिबान हमें मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं हमारे अपने शहरियों को निकालने में। करेक्ट। तो मैं ये बोल रहा हूं आपको कि अब जो बुनियादी प्रॉब्लम है, अमेरिका में भी जिस तरह की पोस्टरिंग कर ली और जिसकी वजह से वो फंस गए इतनी ज्यादा नेगेटिव, क्योंकि वहां से $3 ट्रिलियन या $2 ट्रिलियन जितने भी निकले हैं वो निकालने के लिए एक नफरत का माहौल तो बनाना था। जब तो पब्लिक, नहीं तो पब्लिक उसके खिलाफ खड़ी हो जाती कोई। अब जो अभी भी कहा है कि हमारी फौजें वहां क्यों क्या कर रही है वहां पे, तो उसके लिए एक माहौल बनाना जरूरी था। वैसा ही माहौल जो मुझे सबसे बड़ा डर है भारत में बनाया जा रहा है, जो भारत की पॉलिसी होनी चाहिए अफगानिस्तान की तरफ,
उसको डोमिनेट, एक तो गुजराती मानसिकता के जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, वो चाइना की मदद करना चाहते हैं, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे देश में पॉलिटिक्स है, तालिबान की शक्ल में वो इंडियन मुस्लिम्स को गाली देना चाहती है, जो एक सोच जो उनसे नफरत पैदा करनी चाहिए, वो देश का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर रही है। ये है दूसरी वजह, जिसकी वजह से सरकार अपनी कोई पेशकदमी नहीं कर रही है और भारत का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, क्लैरिटी नहीं ला रही है चीजों में, क्योंकि उनको यूपी के इलेक्शन में नुकसान हो सकता है इसका। तो मतलब ये आपके कहने का कि बीजेपी नफरत से ही तो जीतना है उन्हें। पराजा साहब, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि बीजेपी अपने सियासी फायदे के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए देश का नुकसान कर रही है। बिल्कुल, मेरा यही कहना है, बिल्कुल एग्जैक्टली 100% मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि मुसलमानों की नफरत, तालिबानियों की नफरत पैदा करके आसानी से हासिल की जा सकती है। यूपी का इलेक्शन और गुजरात का इलेक्शन सर पे है। तो नेशनल इंटरेस्ट जो हमारा है वो इस वक्त ये है कि जो अफगानिस्तान कंट्री से जो इंडिया को बेनिफिट हो सकता है वो लिया जाए। उससे देश की गरीबी कम हो सकती है, उससे देश में रोजगार बढ़ सकता है, उससे देश एक मजबूत, सबसे ताकतवर देश बनने की तरफ बहुत मजबूत कदम उठा सकता है। जो अफगानिस्तान है उससे दोस्ती करके, उस दोस्ती को कॉम्प्रोमाइज करके, नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके, मुसलमानों की नफरत क्रिएट करने के लिए ये जो गोदी मीडिया है ये उस तरफ कदम बढ़ा रही है, जो कि मेरी नजर में साफ साफ एंटी नेशनल काम है। बहुत शुक्रिया। तो हमारी बातचीत का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। महमूद पराचा साहब ने 3-4 बातें बहुत खुल करके कही है। सबसे पहले ये कि देश के हर शहरी को हक हासिल है कि किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रख सके, सरकार को सजेशन दे सके। डेमोक्रेसी में हर एक की बराबर की हिस्सेदारी। इसके अलावा अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो कानून के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं, उनकी जाती राय है, बोलने का मुकम्मल हक है। सरकार को सामने आना चाहिए और सरकार को अपनी राय रखनी चाहिए, पॉलिसी वाजे करनी चाहिए कि वो तालिबान के साथ है या तालिबान की बनने वाली सरकार के खिलाफ उसको कंडम करती है। और जाते जाते महमूद पराचा साहब ने जो सबसे बड़ा आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर, यह कि बीजेपी अपने सियासी फायदे के लिए, अपने जाती फायदे के लिए देश के नेशनल इंटरेस्ट का खसारा कर रही है, उसके खिलाफ काम करने जा रही है। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बहुत शुक्रिया महमूद पराचा साहब, आपने अपना टाइम दिया और हमारे साथ बातचीत की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।